जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। और आज हम जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उसी के एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे कि एक्सप्लेनेशन में कौन सा पंक्ति कहाँ से दिया गया है और उसको कैसे चूज करना है और 8 अंक कैसे लेना है। तो हम लोग इस क्लास में इसी बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले इसमें आगे इस पाठ में। तो देखिए इस पंक्ति में हम क्या कहना चाहता है, इस पंक्ति को हम देखते हैं। तो कहते हैं आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट। कहने का आशय है आई थिंक इट did not hit him but suddenly that part of him that was the left behind convulsed in the undignified haste। कहने का आशय है मैंने सोचा कि मैं उसे हिट नहीं करूंगा, अर्थात मैं उसे नहीं मारूंगा। अर्थात मैंने सोचा था कि मैं उसे नहीं मारता, बट सडनली दैट पार्ट्स ऑफ हिम, लेकिन अचानक जो हुआ, लेकिन अचानक उस हिस्से में, मतलब कि जब वो दीवार के अंदर जा रहा था उस हिस्से में, मतलब कि ऐसा एहसास हुआ कवि महोदय, क्योंकि इसने लकड़ी के छोटे से हिस्से को फेंक दिया था और कवि महोदय को लगता है कि उसके हिस्से में लग गया था। तो जो भाग अंदर की तरफ चला गया था उसमें लगता है कि वो दिख नहीं रहा, इसलिए कवि महोदय को लगता है कि उस हिस्से में भी उसको दर्द हो रहा होगा। नहीं, पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड इन द अनडिग्निफाइड हेस्ट। और वह जो है ना अप्रतिष्ठित जल्दबाजी में, जैसे कि सांप के जल्दबाजी में वह बिल में जा रहा था, नहीं, वह जिस छेद से आया हुआ था उसी छेद की तरफ वह जा रहा था। तो वही हुआ जब इसने लाठी, छोटे लकड़ी के छोटे से टुकड़े डंडे से इन्होंने जब उस पर फेंका तो वह कुछ हिस्सा उसका बिल में जा चुका था, जिस कारण से कवि महोदय को लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लगे। उसी का भाव यहाँ व्यक्त किया है। तो आप लोग इसको पहचान सकते हैं, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड ऑफ अंडर अनडिग्निफाइड हेस्ट। कह दिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ कहता है हीट हिम, यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझिएगा। हीट हिम यहाँ पूरे डंडे से, यहाँ जो है हीट करने का, किसी मारने का बात, अर्थात और साथ ही साथ बट सडनली दैट पार्ट हिम लेफ्ट बिहाइंड, और कहते हैं आई थिंक पार्ट ऑफ लेफ्ट बिहाइंड एंड कन्वल्स्ड अंडरग्राउंड इन द हेस्ट। और अनडिग्निफाइड हेस्ट जो है, इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं यह जो है सांप को मारने को लेकर के बात है। और साथ ही साथ जो होता ना सडनली दैट पार्ट्स, और वह कुछ हिस्सा जो था अंदर घुस गया हुआ था, ये स्नेक से लिया गया है। तो इसको देखते हैं, इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। द प्रेजेंट लाइन इज गिवन फ्रॉम द पोयम स्नेक कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। अर्थात D.H. लॉरेंस जो है एक मॉडर्निस्ट कवि हैं, अर्थात आधुनिकतावादी कवि हैं, जो कि आधुनिक युग में साथ ही साथ वन संवेदना अर्थात प्रकृति संवेदना के कवि हैं, या जो कि प्राकृतिक चीज़ों को हमेशा सेव करना चाहता है, अर्थात सुरक्षित रखना चाहता है। इसी का भाव यहाँ बताया हुआ था। इस प्रकार लिखेंगे, द प्रेजेंट लाइन इज गिवन फ्रॉम द पोयम स्नेक कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। अर्थात यह कविता का पंक्ति जो है स्नेक से लिया गया, जिसके रचनाकार D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जी हैं। और इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट ही डिड नॉट वांट टू हिट द स्नेक। कहते हैं कि कवि महोदय कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि वह सांप को हिट नहीं करना चाहता था, अर्थात सांप को मारना नहीं चाहता था। ही थॉट दैट ही डिड नॉट हिट हिम बट व्हेन ही वाज एंटरिंग इनटू द होल हिज सेम पार्ट्स रिमाइन आउटसाइड द होल्ड and it seemed that he felt pain in them so he twisted them। कहने का आशय है इन्होंने सोचा था कि सांप को नहीं मारेंगे, लेकिन सांप जल्दबाजी में जो बिल में जा रहा था, अर्थात दीवार की जो वो छेद था, हॉल में जो जा रहा था, उसका कुछ हिस्सा अंदर चला गया था और कवि महोदय को उस सांप का जो ना कुछ हिस्सा बाहर दिख गया। लेकिन उसमें जो डंडा मारा उसके कारण से जो सांप का जो दूसरा हिस्सा जो कि बिल में चला गया था, वह हिस्सा जो नहीं दिखता है, कवि महोदय को लगता है कि वह हिस्सा तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन उस हिस्से में भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा। और उसी दर्द को, उसी भाव को यहाँ व्यक्त करते हुए कहते हैं यह कि रिमाइन आउटसाइड द होल्ड एंड इट सीम दैट द फेल्ट पेन देम सो ही ट्विस्टेड हिम। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे उसे आगे की तरफ मोड़ दिया ताकि वह सांप आगे से, मतलब जल्द से जल्द वह बिल में
जा सके। इस प्रकार से कवि महोदय ने एक सांप के प्रति फील को इस पंक्ति के माध्यम से बताया और समझाया हुआ है। समझ में आई ना? चलिए ठीक, हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। देखते हैं हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से, अर्थात नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं कि ये पंक्ति क्या कहना चाहता है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम मीनिंग्स। अब तो यहाँ आप लोगों को देखकर ही समझ में आ गया होगा ये पंक्ति कहाँ से दिया गया है। जी हाँ, ये पंक्ति जो है डायरेक्ट दिया है सिंग माई सेल्फ अर्थात संग ऑफ माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ अर्थात संग ऑफ माई सेल्फ अर्थात संग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ आप लोगों का यह पंक्ति जो है संग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता से दिया गया है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ अर्थात कहते हैं जिस प्रकार मैं जश्न मनाता हूँ, जिस प्रकार मैं खुद में जश्न मनाता हूँ और खुद में गाता हूँ, खुद के द्वारा खुद के लिए गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम मीनिंग्स, और कहते हैं और मुझे लगता है कि आप क्या अर्थ मान लेंगे, अर्थात मुझे लगता है कि आप भी इसका, अगर आप भी इस तरह से करेंगे आप भी इनका अर्थ बहुत अच्छे तरीके से मान लेंगे। तो इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है हम लोग एक्सप्लेन में देखेंगे, एक्सप्लेन में क्या कहना चाहता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से करना कि जिस ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, इससे ही आपको करना है कि एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे 4 और 4 अर्थात कुल मिलाकर 8 मार्क्स हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। तो द प्रेजेंट लाइन इज गिवन फ्रॉम द पोएम संग ऑफ माई सेल्फ एंड कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। कहते हैं कि यह पंक्ति जो है संग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता से लिया गया है जिसके रचनाकार वाल्ट व्हिटमैन जी हैं। अर्थात यह कविता जो है संग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है जिसके रचनाकार वाल्ट व्हिटमैन जी हैं। एंड इन दिस लाइन द पोइट इज एक्चुअली अबाउट हाउ व्हिटमैन सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड वांट ही इंटायर वर्ल्ड टू सेलिब्रेट विथ हिम। कहने का आशय है इस पंक्ति के माध्यम से कवि महोदय ने वास्तव में अर्थात एक्चुअली जो है वास्तव रूप में कवि महोदय यहाँ अपने बारे में बताया है कि जिस प्रकार वह खुद में जिस प्रकार वाल्ट व्हिटमैन जी खुद में जश्न मना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से कवि महोदय का सपना है अर्थात ख्वाब है कि सारी दुनिया इसके साथ खुद के लिए जश्न मनाए, सारी दुनिया जो है ना खुद के लिए जिए और खुद में ही जश्न मनाए। ऐसा इसलिए इसका कहने का आशय है कि ये दुनिया जो है ना, मतलब प्रकृति जो है हमेशा अपने समयांतराल में बदलती रहती है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए जब प्रकृति को कोई नहीं रोक सकता तो हम अपनी खुशियों को भुला करके, हम अपने आने वाले मतलब भविष्य के बारे में ना सोच करके हमें जो वर्तमान में जिंदगी मिला है उसे हम जिए, उसे खुलकर जिए। जो होना होगा जिंदगी में सो हो जाएगा, जो होना होगा होगा। जिस प्रकार प्रकृति बदलती रहती है उसी प्रकार हमारा जीवन का जो ये चक्र है ना, ये बदलते रहेगा, परिवर्तित होते रहेगा। इसीलिए रहो मस्त जियो मस्त, यही कहना चाहता है ये कि जिस प्रकार ये दुनिया में अपने आप के लिए अर्थात खुद के लिए गीत गा रहा है, खुद में मदमस्त हैं, खुद में मस्ती में है, इसी प्रकार से यह चाहते हैं पूरे होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है इसके साथ जश्न मनाए, इसके साथ खुद के लिए जश्न मनाए। एंड हीज पोएम इज अबाउट फाइंडिंग योर आइडेंटिफाई। अर्थात इसकी जो कविता है ना, इसकी कविता खुद को ढूंढने के लिए अर्थात खुद की पहचान बताने के लिए, अर्थात ये कविता जो है खुद की पहचान को प्रदर्शित करने के लिए बताया गया है। और बिकमिंग फ्रेंड्स विथ योर सेल्फ एंड द शेयरिंग विथ अदर सिंस द एटम बिलोंग टू एवरीवन। कहने का आशय है यह कविता जो है ना खुद को पहचानने के लिए बता रहे हैं, अर्थात खुद को पहचानिए, आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में यह बताना चाहते हैं। और यहाँ कहते हैं खुद से ज़्यादा बढ़ करके, खुद से ज़्यादा ट्रस्टेबल विश्वसनीय दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं खुद को ही अपना दोस्त मानो, खुद में ही विश्वास रखो। वही कहता है ना, जैसे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहता है मन ही मेरा साथी और मन ही मेरा मित्र। इसी प्रकार से ये कहता है जब खुद पर विश्वास होता है ना, जब खुद का दोस्त होता है तो वह कहीं भी जीत सकता है। तो यही यह कहना चाहता है कि खुद को पहचानिए, खुद का पहचान क्या है उसको पहचानिए और साथ ही साथ खुद को ही अपना दोस्त मानिए और साथ ही साथ शेयरिंग विथ अदर सिंस एंड शेयरिंग विथ, और कहते हैं कि
और दूसरों के साथ साझा करने के बारे में कहते हैं, और दूसरों के साथ साझा करने के बारे में परमाणु की जैसे कहता है एटम बिलोंग्स टू एवरीवन, जिस प्रकार कहते हैं इस संसार में सभी मनुष्यों का ब्लड का जो एटम होता है, रक्त का जो एटम होता है समान होता है, इसलिए इस संसार में कोई अलग थलग नहीं, इस संसार में सभी एक समान है, इसलिए सभी को अपने अपने कर्म पथ पर चलना चाहिए और खुद के लिए ही गीत गाना चाहिए। समझ में आई? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसके आगे चलते हैं। हम लोग इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं डैश आई हु वाज लॉस्ट एंड माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन द स्मॉल चेंजेस। कहने का आशय है मैं जो अपने रास्ता खो चुका हूँ। यह पंक्ति समझिएगा, आई यानी डैश आई हु हैज लॉस्ट, किसने अपने रास्ते को खो दिया, अर्थात मैं अपना रास्ता खो चुका हूं। अर्थात जब जो प्यार मुझे अपने बचपन में, जो प्यार हमें अपने पुराने घर में मिला करता था, वही प्यार आज हमें दूसरों के दरवाजे पर भटकना पड़ता है। उसी प्यार के लिए आज हमें दूसरे दरवाजे पर भटकना पड़ता है और जैसा लगता है कि मैं अपना सारा रास्ता, अपना सारा सेंस खो चुका हूँ। तो इस पंक्ति को आप देखते हुए कुछ समझ में आ रहा होगा यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, स्ट्रेंजर्स डोर अर्थात अजनबियों का दरवाजा, और साथ ही साथ माई वे एंड लॉस्ट माई वे, अर्थात किस कवयित्री महोदया का रास्ता खो गया था, जैसे मानो उसके जीवन जीने का एक रास्ता ही खो गया हो। और कहते हैं कि एक छोटा सा परिवर्तन, जैसे कि उसकी दादी माँ जो मर गई थी, एक छोटा सा परिवर्तन हो गया जिस कारण से उसके जीवन में मानो कि जीवन के सारे रास्ते ही बिखर गए। जो प्रेम, जो स्नेह वह अपने दादी माँ के घर से प्राप्त किया करता था, आज उसी प्रेम के लिए इसे अजनबियों के दरवाजे पर जाना पड़ता है, उसे अजनबियों के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है। तो यह पंक्ति आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह पंक्ति जो है माई ग्रेट मदर हाउस अर्थात मेरे दादी माँ का घर नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचनाकार कमला दास जी हैं, कमला दास, कमला सुरैया। तो यह हम लोग देखेंगे The present line is given from the melancholic poem My Grandmother's House composed by कमला दास। कहते हैं The present line is given from the melancholic poem My Grandmother's House composed by कमला दास। यह जो प्रस्तुत पंक्ति कमला दास द्वारा रचित बहुत ही यथार्थवादी और बहुत ही मतलब कि मेलनकोलिक मतलब यथार्थवादी कविता जो है, यह कमला दास के द्वारा लिखा गया माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया। यह पंक्ति जो है प्रस्तुत पंक्ति कमला दास द्वारा रचित शीर्षक माई ग्रैंड मदर हाउस लिया गया, जो कि एक यथार्थवादी कविता है। इन दिस लाइन द पोइटेस डिस्क्राइब हर इमोशन। कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री महोदया ने, इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री महोदया ने अपने इमोशन को, अपना जो सेंस है, अपने इमोशन को प्रदर्शित किया है कि हाउ वेयर द चाइल्डहुड डेज, यानी उसके बचपन का दिन कैसा था, उसका बचपन का दिन कैसा था। द पोइटेस गेट्स लव टू मच विथ ग्रैंड मदर्स हाउस। कहते हैं द पोइटेस गेट्स लव टू मच विथ ग्रैंड मदर हाउस। बचपन के उन दिनों को कवयित्री महोदया याद कर करके बहुत दुखी हो रही है कि बचपन का वह दिन कैसा था, बचपन का वह दिन कितना खूबसूरत था, जब जो प्यार उसको अपने दादी माँ के घर से, जो प्यार, जो स्नेह उसको अपने दादी माँ के घर से मिला करता था, आज वही प्यार देयर इज द एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग विच इज द लव गेट्स हर ग्रैंड मदर्स होम विथ बेग नाउ एट द स्ट्रेंजर्स डोर एट रिसीव। कहने का आशय है, और वह देयर इज एक्सप्रेसिंग, और वह प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ वर्णित कर रहा है कि कर रही है यहाँ की हर फीलिंग, वह अपने फीलिंग्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। विच इज लव गेट्स हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ उसको किस प्रकार का स्नेह दिया करती थी, किस प्रकार का प्रेम उसको दिया करता था, अर्थात मिलता था, वही यहाँ आपने प्रदर्शित किया है। और वैसा ही अभी प्रेम जो है लोगों ने, अर्थात बहुत दिन बीत गया, कवयित्री महोदया शहर से आई हुई हैं और वही प्रेम जो थी उसको आप दूसरों अजनबियों के दरवाजे से मिलने के लिए तत्पर हैं, वही प्रेम इसको दूसरों के दरवाजे से मिल रही है।
आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसके मतलब कि इस तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ा और जाना। अब हम लोग इसके जो है ना, यहाँ ये बहुत ही आधुनिकतावादी कविता है, मतलब कि बहुत ही मतलब कि यथार्थ जैसी स्थिति है वैसी कहानी है ये। तो हम लोगों ने इस तरह से 8 मार्क्स स्पेशल को पढ़ लिया हमने क्रेश कोर्स के तहत जो पढ़ा ये एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब अब हम लोग कुछ विशेष पढ़ेंगे अगले पाठ में। आज के पाठ के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।